हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब आप सब? आज हम सब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। को मीन्स होता है टूगेदर, लाइगेड मीन्स होता है टू बाइंड, एक साथ जो एक दूसरे को जोड़ कर रखे। तो इसमें मेनली हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो नेचर होते हैं सोल्यूट पार्टिकल के, उनका कोई रोल नहीं होता है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं, सॉल्वेंट का जो नेचर होता है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकता है। और जो इसमें हम मेनली देखते हैं कंसंट्रेशन किसकी, सोल्यूट की, कैसी कंसंट्रेशन सोल्यूट की है वो डिसाइड करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को। अब यह यहाँ पर आप सोल्यूट की बात कर लेते हैं। इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में जो पहली आती है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर RLD की साइड में जिसको बोलते हैं, ये आपका सपोज करिए एक कोई आपका सोल्यूट है और दूसरा कोई आपका सॉल्वेंट है। अब क्या करेंगे, इस सोल्यूट में ये सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर होगी वो ज़्यादा होगी और जो नॉन वोलेटाइल है इसकी वेपर प्रेशर कम होगी। तो अब इसको दोनों को मिला करके और एक सोल्यूशन तैयार किया गया, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट की तुलना में कम होगा। तो अब यहाँ पर हम वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की प्योर फॉर्म में है तो इसका हम P0A मान लेते हैं और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसका वेपर प्रेशर हम PA मान लेते हैं। तो अब हम अगर उनके बीच में पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस निकालें तो डेल्टा P इक्वल टू P0A माइनस PA, ये हमारा पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का जो ग्रेटर है माइनस पार्शियल प्रेशर जो सोल्यूशन का कम है। अब हमारा डेल्टा P इक्वल टू हमको PA की वैल्यू मालूम है कि PA इक्वल टू क्या होता है, P0A जीटा A। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि PA डेल्टा P इक्वल टू P0A माइनस P0A जीटा A। अब हमको मालूम है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का, उसमें दोनों का जो सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो जीटा B इक्वल टू अगर हम देखें तो 1 माइनस जीटा A हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा P इक्वल टू P0A माइनस P0A 1 माइनस जीटा A। अब क्या होगा कि हम 1 माइनस जीटा A को यहाँ पर XB के इक्वल लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू P0A XB। और फिर हम क्या कर सकते हैं, XB को बाहर निकाल लें तो डेल्टा P इज डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू जीटा B, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा, आगे हम डेल्टा P की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे P0A माइनस PA, ये वाली वैल्यू यहाँ से। तो डेल्टा P के जगह पर हम डायरेक्ट यहाँ से पुट कर रहे हैं तो डेल्टा P अपॉन P0A जीटा A इक्वल टू जीटा B। तो इसके डेल्टा P के स्थान पर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो P0A माइनस PA इज डिवाइडेड बाई P0A इक्वल टू जीटा B। तो ये हमको रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का एक रिलेशन मिल गया। अब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो अब हमारा यहाँ पर है डेल्टा P इज डिवाइडेड बाई P0A। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं P0A इज इक्वल टू जीटा B। अब जीटा B क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन अब यहाँ पर हमको जब अगर लिखना भी हो B के रेस्पेक्ट में तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो अब ये वैल्यू क्या हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो डेल्टा P इज डिवाइड यहाँ पर डेल्टा P इज डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस NA। अब हमको मालूम है कि अगर कहीं ये रिलेशन मिल गया, अगर कहीं हम बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट अगर हमारा सॉल्यूशन है तो उस केस में क्या होगा कि हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है डिनोमिनेटर के उन्हें हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये के रेस्पेक्ट में जब B के मोल बहुत ही कम होंगे तो इन्हें हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारा तब जो यहाँ पर ये
अब क्या होगा, इनके स्थान पर अगर हम लिक्विड करना चाहें तो Md की वैल्यू हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दोनों की हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मींस की मास ऑफ B इज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B, और यहाँ पर Md है तो Md का भी सेम ऐसे ही मास ऑफ A WA इज डिवाइडेड बाय WB। अब इसको हम ऊपर ले जाएं और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमको क्या रिलेशन मिलेगा, WB यह MD WB is multiplied by MD is divided by MD WA, MD is multiplied by WA। तो ये रिलेशन हमको मिल गया डेल्टा T अपॉन P नॉट A के इक्वल मिल गया। अब अगर हम लोग क्या करें, इसको हम बाहर निकालना चाहें, यहाँ बता देता हूँ, Md को बाहर निकाल लीजिए आप, तो Md इज इक्वल टू WB मल्टीप्लाई बाई Md डिवाइडेड बाई WA RMT। ये क्या है आपकी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आपको फार्मूला जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर WB और Md क्या है, WB क्या है मास ऑफ सोल्यूट, और WB और Md क्या है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, WA क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, Md क्या है सर यहाँ Ma होगा, और अगर कहीं ये B हो गया तो आप ये कर देना, ये यहाँ पर आपका आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का ये रिलेशन हमको जो मिला है दोनों, ये हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम चलते हैं दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर, जिसको हम सब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट में जो वृद्धि हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, किसी भी लिक्विड की वो टेम्परेचर कि जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पर दिए गए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट में जो जैसे मान लीजिए वही फिर बातें, ये आपका कोई सोलूट है और ये आपका कोई सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जो है आपका वोलेटाइल है और सोलूट आपका नॉन वोलेटाइल है। अब क्या होगा कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो कम होगी और इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगी। अब जब दोनों को मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन तैयार कर लेंगे तो इस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट कम थी क्योंकि जल्दी वेपर प्रेशर बन रहा था, और यहाँ पर अब वेपर लेट से बनेगी इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा कि इस केस में हमको जो है कि वेपर प्रेशर की में से हम इनकी जब ग्राफ देखते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये आपका ऐसे इधर को वेपर प्रेशर इसका बढ़ रहा होता है और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए एटमॉस्फेरिक इसका ये है, एटमॉस्फेरिक 1 atm के इक्वल होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अब अगर हम इनकी बात करें ये वाली लाइन की यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस सपोज करिए टेम्परेचर है, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दोनों लिक्विड का जो यहाँ पर आपको ग्राफ यहाँ से देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा कि ये आपका एक जो सॉल्वेंट है उसके लिए है कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इस लिक्विड का इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो गया, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ये होगी इस टेम्परेचर पर, और ये टेम्परेचर आप यहाँ पर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और ये आपका रहा दूसरा, तो अब इसकी यहाँ पर जो है ये सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन की एक बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में जब आप देखेंगे तो ये टेम्परेचर आपका कुछ यहाँ इस तरह से आएगा। तो जो प्योर फॉर्म में होगा उसकी जो हम टेम्परेचर की बात करेंगे वो आप TB नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपका सॉल्यूशन का होगा उसे आप TB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस अगर हम दोनों के बीच में देखें
तो हमारा जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो क्या होगा, डेल्टा टीबी। ये इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, डेल्टा टीबी। ये आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, इस लाइन से जो सॉल्वेंट की है ये बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब जैसे हमने उस सॉल्यूट को ऐड किया जो नॉन वोलेटाइल था, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई, और बढ़ गई, हमको और हीट देना पड़ेगा। तो अब ये ग्राफ हमको इस तरीके से मिलते हैं अगर इनके देखते हैं तो। और अगर हम रिलेशन देखें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू ज्यादा माइनस कम, तो ज्यादा किसकी है, यहाँ पर सोल्यूशन की है, फिर सॉल्वेंट की तो कमी है, तो अब आपका हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। ये हमको रिलेशन मिल गया। हम जानते हैं कि जो डेल्टा टीबी है इनकी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलारिटी के। अब जब मोलारिटी यहाँ पर सॉल्यूट की ही तो बात हो रही है, तो अब जब मोलारिटी के रेस्पेक्ट में इनको हम देखते हैं, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको एक कांस्टेंट लगा देना होगा, जिसको हम लगाने के भी यहाँ यूज कर देंगे। तो के बी एम डेल्टा बी इज इक्वल टू के बी एम, ये हमको मिल गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर मोलारिटी अगर 1 हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, अगर मोलारिटी 1 के इक्वल हो जाए तो डेल्टा टीबी क्या होगा, इक्वल टू केबी हो जाएगा। अगर मोलारिटी 1 हो जा रही है तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनकी जो मोलारिटी होती है वो क्या होती है, तो मोलारिटी इक्वल टू होती है आपकी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, वही उसकी मोलारिटी होती है। तो मोलारिटी इक्वल टू हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो मास दिया गया है इसका सॉल्वेंट का किलोग्राम में। अब हम इसको अगर इसमें बदल लें, ग्राम में बदलना चाहें, तो हमारा क्या हो जाएगा, WB इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज डिवाइडेड बाय MB इज डिवाइडेड बाय WA। तो ये किसके इक्वल आया, हमारे यम के इक्वल आया। तो यम के स्थान पर क्या हम अगर ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ इस रिलेशन से, तो हमको मिल जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाय WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन MB WA। अब क्या होगा कि अगर हम क्या करें, ये आप केबी मल्टीप्लाई में चाहे यहाँ लिखें और चाहे मल्टीप्लाई करके यहाँ आप लिखें, बात एक ही है। केबी क्या है, यहाँ मोलर इलेवेशन कांस्टेंट है, और ये रिलेशन आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और इनकी अगर हम यूनिट की बात करें कि क्या यूनिट होती है, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट की केबी की यूनिट क्या होगी, तो इनकी यूनिट बहुत आसान है। आप ले सकते हैं यहाँ से, अगर देखें हम तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी मल्टीप्लाई बाई एम। तो अब इनकी मोलारिटी है ना, तो मोलारिटी की यूनिट होती है मोल पर 1 किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल या किलोग्राम मोल यूनिवर्स। और यहाँ पर और जो हम देखेंगे इनकी टेम्परेचर की, वो के टेम्परेचर जो होगा वो हम केल्विन में ले लेंगे। जैसे केबी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टीबी इज डिवाइडेड बाई एम। तो अब इनकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, डेल्टा टीबी। हाँ ठीक है, ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर एम। तो इनकी यूनिट क्या होगी, केल्विन ले सकते हैं आप या डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल की यूनिट हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर, जो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होती है वो कमी की जाती है जो फ्रीजिंग पॉइंट में किसी भी लिक्विड के। तो अब उनके लिए जब ग्राफ देखते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलता है। ये आपका कोई लाइन है, इधर लाइन पर प्रेशर बढ़ रहा होता है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि इनका पार्शियल प्रेशर तो ये रहा। अब ये कोई आपस
इनकी डिफिनेशन क्या होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, कि जब कोई भी ऐसा कोई सब्सटेंस कि जिसकी जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पर, तो वो उसकी क्या कहलाती है फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अब अगर ग्राफ लिखा तो एक सॉलिड लाइन, ये आपको सपोज करिए यहाँ पर सॉलिड स्टेट मतलब कि सॉलिड स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ वो फ्रीज कर रहा होता है। तो अब इसके लिए अगर हम कोई प्योर सॉल्वेंट और सोलूट की बात करें तो प्योर फॉर्म में जब भी देखेंगे तो ये हमारा सपोज करिए यहाँ पर ऐसे सॉल्वेंट, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। और अगर हम बात करें सोल्यूशन की तो इनकी कुछ ऐसे होगा सोल्यूशन वाले की। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि हमने क्या किया है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है इस सॉल्वेंट में, तो इनकी अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी वो घट जाएगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट करके इसकी यहाँ पहुँच गई। अब हम यहाँ देखते हैं प्योर सॉल्वेंट की, तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी TF0 होगी। इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी TF होगी। अब हम क्या करें दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो डेल्टा TF मिल जाएगा हमको, और डेल्टा TF इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या हायर माइनस लोअर TF0 माइनस TF। अब आगे अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमारा एलिवेशन वाइड पॉइंट जो था वो मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये भी हमारा मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब सेम वैल्यू जैसे हमने वहां पर की थी, यहाँ भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जैसे हटाएंगे वैसे ये कांस्टेंट लगा लेंगे जिसको हम KF बोलते हैं, और ये है हमारा एक कांस्टेंट और KF जिसको हम बोलते हैं KF को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF को हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये रिलेशन हमको मिल गया। अब क्या करें हम कि यह की वैल्यू अगर मोलारिटी को 1 मालूम है कि मोलारिटी हमारे ऐसी डाइल्यूट सोल्यूशन हम करते जाए, सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाए तो मोलारिटी 1 के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारा डेल्टा TF होगा वो इसके इक्वल होगा, KF के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम मोलारिटी की वैल्यू पुट करके और उस रिलेशन से देखें तो डेल्टा मोलारिटी इज इक्वल टू वही से फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट is divided by molecular mass of solute is divided by जो हमारा मास था सॉल्वेंट का, और फिर हमने क्या किया उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यह के जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जैसे ये रखकर पुट करेंगे यहाँ पर डेल्टा TF इज इक्वल टू यहाँ से KF इज मल्टीप्लाइड बाई जब की वैल्यू। अब इसको हम क्या करें यहाँ से निकाल लें, तो ये इसका रिलेशन ये इसका रिलेशन मल्टीप्लाई जब होगा तो WB मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाई WA। अब क्या होगा यही रिलेशन यहाँ पुट कर देंगे, तो WB इज मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज डिवाइडेड बाई MB इज मल्टीप्लाइड बाई WA। तो ये एक रिलेशन हमको मिल गया जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और ये हमारा रिलेशन मिल गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आते हैं जो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमको ऑस्मोसिस जान लेना है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस कोई ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें क्या होता है जो एक सॉल्वेंट आपके होते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नेचुरली ऑटोमेटिकली स्वतः ही क्या कर जाते हैं, जिस तरफ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसी तरफ इनके मॉलिक्यूल ऐसे मूव करते रहते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का स्वतः ही सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल की तरफ मूव कर जाना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। आपने दो क्लासेस में पढ़े होंगे कि एक ले लेते हैं, 2 एक ले लेते हैं, HCl के द्वारा उनके जो कैल्शियम कार्बोनेट को हटा देते हैं, ऊपर की जो कवच होती है अब उसमें हम एक को साल्ट सैचुरेटेड साल्ट सोल्यूशन में पुट करते हैं, दूसरे को डिस्टिल वाटर में।
क्या होता है, प्योर डिस्टिल वाटर वाले का साइज बढ़ जाता है और इसका साइज सिंक हो जाता है थोड़ी देर के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया जो हुई है वो सॉल्वेंट यहाँ पर इसमें बाहर की तरफ जो यहाँ मौजूद थे, ये यहाँ पर जो कंसंट्रेशन अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था के उसके अंदर ये चले गए सारे के सारे। तो इस तरीके से इन्होंने फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। अब वहाँ पर जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा था फ्लूइड का, उस तरह ये अपने आप ही मूव कर गए। तो ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है ऑस्मोसिस। अब हम इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। ये आपका सपोज करिए कोई भी ऐसे बीकर है या कोई भी कंटेनर है, अब इसमें क्या करते हैं, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, क्योंकि विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पुट किया, लगाया, तो अब सपोज करिए कि यहाँ पर जो आपने ऐसे लिया हुआ है सॉल्यूशन वो सी वाटर का है। तो सी वाटर का जब भी आपने यहाँ पर सॉल्यूशन ऐसे लिया है, अब इस केस में क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो साल्ट का होगा वो ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आपने सपोज करो कि प्योर वाटर से ले लिया है, ये आपका प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर क्या करेगा, इस सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करेगा, मूव करेगा ऑटोमेटिकली इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो आपके बहुत सारे होते हैं, एनिमल स्किन हो सकती है, सेल्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर आपके जो अभी एग के ऊपर की जो कवच हटाने के बाद बिजली मिलती है, तो ये सारे आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसे कार्य करती हैं। इनमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होने की वजह से ये क्या कर जाते हैं, इस मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं। और इस तरफ क्या होता है, इनका कंसंट्रेशन होते तो हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन कम होती है इनकी कंपैरिजन में। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, इस साइड में माइग्रेट करते हैं, मूवमेंट इनका होता है। अब हम क्या करें, एक जो ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो रही है नेचुरली, अब क्या करें हम कि कोई ऐसा प्रेशर लगा दें कि जिससे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए। ऐसा कोई प्रेशर लगा दें कि जिसके वजह से ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया रुक जाए। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। या कोई हम ऐसा प्रेशर, इतना प्रेशर इस तरफ पिस्टन लगा के लगा दें कि ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर पास हो रहे थे वो इस तरफ ना आ सके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई जिसको बोलते हैं। अब एक दूसरी आपकी और टर्म आती है जो आपकी एक ऐसा प्रेशर कि हम प्रेशर को मान लो इतना लिमिट में लगाया है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सिर्फ ना आ सके इस सोल्यूशन में, लेकिन हम क्या करें, अगर इस साइड का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दें कि यहाँ पर जो आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में, ये क्या कर जाए, उल्टे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की तरफ ही मूव करना शुरू कर दें। इतना प्रेशर हम यहाँ बढ़ा दें कि यहाँ के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस तरफ के जो सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल की तरफ ही मूव करना स्टार्ट कर दें। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, और शायद कई इसको आरओ बोलते हैं, जो कि घरों में लगाते हैं लोग, वो यही कार्य करता है। अब जो हमारा पाई है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम उसको निकालें तो हमको मालूम है कि जो P होता है, PV आइडियल गैस इक्वेशन जो आपने पढ़ा था, PV इक्वल टू NiT। अब हमको मालूम है कि अगर हम क्या करें, यहाँ पर V तो वहाँ पर मालूम था, लेकिन हमारा तो यहाँ प्रेशर है पाई, तो हम क्या करें, इसको पाई से रिप्लेस कर दें, P पाई इज इक्वल टू NiT यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी बात देखें, एक मिनट, इसको बाद में देखते हैं, हम अगर लिखना भी चाहें तो P इक्वल टू N/dIT लिख सकते हैं। अब N/d क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये क्या होता है, N/d, ये कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, जिसको हम सब मोलारिटी के टर्म में पढ़ते थे। तो अब हम यहाँ पर C यूज कर सकते हैं या मोलारिटी का टर्म यूज कर सकते हैं। तो P इक्वल टू हमारी जो मोलारिटी होगी वो क्या होती है कि N/d, N क्या है, WB/MB डिवाइडेड बाई V, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, इसको ऊपर लेकर चले जाइए, क्या मिलेगा रिलेशन, WB डिवाइडेड बाई MB डिवाइडेड बाई B। ये रिलेशन हमको मोलारिटी का मिल जाएगा। तो इसके स्थान पर हम ये पुट करते हैं अगर कि WB
इज मल्टीप्लाइड बाई ये हमारा जो RT है, RT या R मल्टीप्लाइड बाई T, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर, तो हमको मिल जाएगा mv मल्टीप्लाइड बाई T। ये रिलेशन हमको ये निकल कर आया, जो हमारा यहाँ से प्रेशर को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर था, इस प्रेशर को हम P से लिखते थे पार्शियल प्रेशर, लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पाई से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो पाई इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर भी पाई इक्वल टू ये हम पुट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रिलेशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के सारे। अब फिर मिलते हैं सब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।